हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। मेरा वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोस नाउ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद AS29 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, जिससे आप पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समराइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम में 5 मार्क्स कवर कर सकते हो एटलीस्ट, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन is a liability which can be measured by using a substantial degree of estimation. Provision is a liability which can be measured by using a substantial degree of estimation. मतलब प्रोविजन क्या है? जिसको जिस प्रोविजन किसका करते हैं? जो लायबिलिटी है, और जिसको मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब एक पूरा अंदाजा होता है। लेकिन तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि कोई भी चीज का प्रोविजन करना है तो क्या होना चाहिए? लायबिलिटी होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये एक इंसान अपने कंधे पे बोझ लेके चल रहा है। किसी भी इंसान के लिए कोई बोझ होना मतलब वो लायबिलिटी है। किसी भी इंसान के कंधे पे कुछ बोझ है मतलब उसको कुछ पे करना है, मतलब वो उसके लिए लायबिलिटी हुआ। सो कोई भी चीज का प्रोविजन करना है तो लायबिलिटी होना चाहिए। अब लायबिलिटी क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज लायबिलिटी? यू कैन जस्ट रिमेंबर, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। I repeat, liability is a present obligation of the enterprise arising from past events. और इसका आउटपुट क्या होने वाला है? It will result in the settlement of economic resources embodying economic benefits. मतलब liability present obligation है, the result of which will result in an outflow of resources embodying economic benefits. मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं दोस्तों? कोई भी चीज का प्रोविजन करना है तो लायबिलिटी होना चाहिए। What is liability? Liability is a present obligation of an enterprise as a result of past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefits. दोस्तों ये डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, प्रोविजन किसका करते हैं? प्रोविजन is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation. मतलब प्रोविजन पूरा एक अंदाजा होता है based on the past experience. तो कोई भी चीज का प्रोविजन करना है तो सबसे पहले वो लायबिलिटी होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefits. अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल. its existence on the balance sheet date is considered probable. Probable मतलब like more likely than not. मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या, लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड, कोई भी चीज का प्रोविजन करना है तो लायबिलिटी होनी चाहिए। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, its existence on the balance sheet date is considered probable, that is more likely than not. I hope it is very clear. Now व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजंस? प्रोविजन क्या होना चाहिए? लायबिलिटी होना चाहिए। और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड नॉट फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ये चीज याद रखना, प्रोविजन क्या होना चाहिए? लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड नॉट फ्यूचर ऑब्लिगेशन। एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी विल रिजल्ट इन आउटफ्लो फ्रॉम एंटरप्राइज रिसोर्सेज। सी, सेटलमेंट का लोगो डाला हुआ है। सेटलमेंट मतलब कभी भी हमको एक लायबिलिटी भरनी आएगी तो क्या होगा? जेब से पैसे जाएंगे, विच इज नथिंग बट सेटलमेंट इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। एंड सेटलमेंट ये क्या दिख रहा है आपको? डॉलर की साइन, रुपीज की साइन, सिमिलर, मतलब आपके जेब से करेंसी जाने वाली, पैसे जाने वाले हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। व्हाट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स? नाउ व्हाट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स? वेरी सिंपल। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंपल तरीके से याद रखना है तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। Onerous contract is a contract in which unavoidable cost of meeting the obligation meet under the contract exceed the economic benefits expected to be recovered under it. Onerous contract में जो unavoidable cost है, unavoidable में जो खर्चे हम अवॉइड नहीं कर सकते, unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefits to be which are expected to be recovered from it. मतलब आपको ये डायग्राम दिख रहा है बहुत अच्छा। ये आप बचपन में छोटे थे ना, तब सी सॉ पे बैठते थे, अप एंड डाउन बोलते हम लोग। देखो किसका पलड़ा भारी है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट का। क्यों? खर्चा बढ़ गया, बेनिफिट्स कम हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो गया। मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे याद रखोगे? इट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब ऐसे खर्चे जिसको हम रोक नहीं सकते, एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जितना कमाया उससे ज्यादा गवाया, दैट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स गो अहेड गाइस। व्हाट इज एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट?
एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल भाषा में याद रखना है गाइस, तो सिंपल इतना याद रखो, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच नाइदर पार्टी हैज परफॉर्म एनी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन और बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म पार्ट ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन। मतलब इंग्लिश में बोल दिया, अब हिंदी में बोल देता हूं कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, कंफर्टेबलनेस के लिए। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टी से कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है या दोनों पार्टी से पार्शियल एक्टिविटी परफॉर्म की है। नाउ ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, ये ऑनर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजंस को कब रिकॉग्नाइज करना है। एंटरप्राइज के बाद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, फ्यूचर के लिए कोई भी प्रोविजन करना नहीं है, फ्यूचर खर्चों के लिए कोई भी प्रोविजन करना नहीं है, एग्जैक्टली फ्यूचर खर्चे नहीं बोलो, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए कोई प्रोविजन करना नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली प्रोविजन क्रिएट करो, आप एज अ पार्टी एज अ होल भी प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये लाइन मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल एक सैमसंग कंपनी ले लेते हैं, सैमसंग कंपनी जो मोबाइल फोन्स बेचती है, वो सब जिनको मोबाइल्स बेचती है ना, उनको 1 साल की वारंटी देती है। तो समझो आपका मोबाइल खराब हुआ, आपके दोस्त का मोबाइल खराब हुआ, आपके पड़ोसी का मोबाइल खराब हुआ, सब लोग कंपनी में गए बिल लेके क्योंकि वारंटी पीरियड में, तो सैमसंग कंपनी तीनों के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं कर सकती, एज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एक सिंगल प्रोविजन कर सकती है। फिर कोई चेंजेस आ गए लॉ में तो भी प्रोविजन चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फिर ये मैंने बोला नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्लिगेशन, मतलब सैमसंग कंपनी का मोबाइल का एग्जांपल याद रख लो। अच्छा, एस्टिमेट करना जरूरी है, आप जो भी प्रोविजन कर रहे हो उसका एस्टिमेट होना जरूरी है। अगर आप अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते हो तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो गाइस मैंने ये हेडिंग क्यों लिया है, कौन सी चीजों का प्रोविजन का रिकॉग्निशन करना चाहिए, मतलब कौन से प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने ही चाहिए, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल पार्टीज के लिए प्रोविजन करो, एज अ ग्रुप भी सिंगल प्रोविजन कर सकते हो। और प्रोविजन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉग्निशन का, अगर आप अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हो तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन अगर आप अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते तो प्रोविजन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज at the end of its reporting period and not possible position in future। हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना गाइस, वो हम आज की डेट पे बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च, ना कि हम फ्यूचर की पोजीशन देख के बनाते हैं। तो कोई भी प्रोविजन हम नहीं करेंगे जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है, उसका प्रोविजन हम नहीं करेंगे। वाई, मैं वापस रिपीट करता हूं, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कॉस्ट that needs to be incurred to operate in the future operating losses या फ्यूचर कोई भी ऐसा कॉस्ट होगा उसका प्रोविजन हम नहीं कर सकते एज 29 के मुताबिक। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ देयर वर सम एग्जांपल्स, ये क्या है जो मैंने आपको बोला सैमसंग कंपनी का वारंटी, ऐसा स्टैंप मार के आता है आपके मोबाइल फोन पे, वारंटी पीरियड। सो इन केस ऑफ वारंटी पीरियड द कंपनी हैज टू क्रिएट अ प्रोविजन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल। ये क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं कि समझो लास्ट ईयर 100 मोबाइल बेचे सैमसंग कंपनी ने, उसमें 10 मोबाइल खराब हुए रिपेयर मेंटेनेंस में, तो कंपनी ने 10 मोबाइल्स को रिपेयर करके रिप्लेस करके दिया या रिपेयरिंग करके बराबर करके दिया। तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेंस कंपनी इस साल भी 10 मोबाइल्स का प्रोविजन करेंगी। सो व्हाट इज प्रोविजन, इट इज एन एस्टीमेट। ओके, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। पास्ट इवेंट क्या था, सेल ऑफ मोबाइल फोन्स। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन लेके आता है तो उसको रिपेयर करके देना पड़ेगा, तो उस चीज का प्रोविजन करना चाहिए। रिफंड पॉलिसी, नाउ व्हाट इज रिफंड पॉलिसी, कस्टमर को बोला जाता है जब गुड्स बेचते हैं ना कि कुछ खराबी हुई, कुछ प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है, तो हम पूरा पैसा रिफंड करेंगे। तो सर जी, सर, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग, कंपनी को उस चीज के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि कोई प्रोडक्ट खराब आया, कोई कंप्लेन आया तो पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो पैसा कहां से निकालेंगे, तो उस चीज का प्रोविजन करके रखेंगे इमीडिएट बेसिस पे। आगे, कंटेमिनेटेड लैंड, कंटेमिनेटेड लैंड मतलब ऐसी जमीन जो खराब हो गई है, बराबर है। तो कंटेमिनेटेड लैंड मतलब आप समंदर किनारे गिन लो या कोई ऑयल माइंस वगैरह गिन लो, अभी उसमें माइनिंग करते तो पेट्रोल वगैरह ऑयल वगैरह निकालते, तो पूरी जमीन कंटेमिनेट हो गई। लेकिन
गवर्नमेंट ने बोला है कि उस पर काम करने के बाद आपको उसको वापस रिस्टोर करके देना है। रिस्टोर मतलब माइनिंग हो गया, फिर उसको वापस लेवल करके दीजिए। तो कहना ही से वो लेवलिंग करने का खर्चा लगता है, तो गवर्नमेंट ने आपको पहले से बोल दिया है, आपने माइनिंग कर लिया फिर आपको रिस्टोर करके देना है, तो कहना है से वो रिस्टोरेशन कॉस्ट जो भी होगा उसका प्रोविजन कंपनी को करना चाहिए। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। ऑफशोर ऑयल फील्ड वही, जैसे माइंस होते हैं वैसे ऑफशोर ऑयल फील्ड समुद्र किनारे होता है, जहाँ सी बेड मतलब समंदर के डीप में जाके जहाँ जमीन होती है वहां से डिगिंग करते ऑयल एक्सट्रैक्ट करते वापिस सी बेड को रिस्टोर करना पड़ता है, तो जो भी रिस्टोर करने का खर्चा होता है उसका प्रोविजन करना चाहिए। नाउ लीगल रिक्वायरमेंट टू फिट स्मोक फिल्टर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं प्रोविजन बता देता हूँ क्या है, कि हम लोग एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें से केमिकल्स टॉक्सिक केमिकल्स सब निकलते बाहर, धुआं निकलता है बाहर, तो कंपनी को कंपलसरी स्मोक फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। स्मोक फिल्टर्स लगाने क्यों पड़ते, ताकि वो धुआं किधर बाहर छोड़े, रेसिडेंशियल एरिया में ना जाए। तो अभी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि स्मोक फिल्टर लगाने हैं तो कंपलसरी लगाने, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। अगर आपने नहीं लगाया तो आपको फाइन्स पेनल्टीज अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आप अगर स्मोक फिल्टर नहीं लगाओगे तो आपको फाइन्स पेनल्टीज अट्रैक्ट हो सकती है, तो उस चीज का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। That's what they have written. Legal requirement to fit for smoke filters. An enterprise is required to fit smoke filters to its factories by 30 September. The enterprise has not fitted smoke filters 30 September 2005 तक उसको लगा दे। एंटरप्राइज ने कोई स्मोक फिल्टर्स लगाया नहीं है। अब जो ईयर एंडिंग आता है 31 मार्च 05, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स और फॉर फाइन्स अंडर द लेजिस्लेशन। देखो 30 सितंबर को वो बोल रहे कि हर एक बिजनेसमैन को स्मोक फिल्टर लगाने चाहिए, बिजनेसमैन ने कोई स्मोक फिल्टर लगाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कायदा कानून कंपलसरी नहीं किया, तो ना कोई ऑब्लिगेशन है ना कोई पास्ट इवेंट है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको फिल्टर्स लगाने हैं ना। समझो एक साल बाद 31 मार्च 06 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अभी सुनो, फैक्ट्री तो चल रही है, लास्ट ईयर भी चल रही थी, एक साल आगे चले गए, there is still no obligation for the cost of fitting smoke filters because no obligating event has occurred. अभी भी कोई ऑब्लिगेशन मेरे पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक रूल्स रेगुलेशंस फाइनलाइज नहीं किए कि आपको कंपलसरी लगाने ही है। However, an obligation might arise to pay fines or penalties under the legislation because the obligating event has occurred. मैं सिर्फ इतना बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, स्मोक फिल्टर लगाना कंपलसरी नहीं था, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ बिजनेसमैन यू आर सपोज टू फिट स्मोक फिल्टर्स, क्योंकि जो धुआं निकलता है उसको बाहर प्रॉपर जगह पे रिलीज करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई चीज का फोर्स नहीं किया कि आप स्मोक फिल्टर्स लगाओ, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट आ सकती है और आपको बोल सकती है कि आपकी फैक्ट्री खराब धुआं छोड़ी केमिकल्स बाहर रिलीज करे जिससे पब्लिक को डैमेज पहुंच रहा है, तो आप इसके लिए फाइन्स पेनल्टीज भरो। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। किसके लिए? जो फाइन्स पेनल्टीज गवर्नमेंट इंपोज करेगा, यू शुड बी रेडी टू पे दैट, एंड फॉर पेइंग दैट यू नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन। सिंगल गारंटी, ये क्या होता है? कंपनी गारंटी देती है कि कोई मोबाइल खराब हुआ, वारंटी गारंटी समझ लेना गाइस, दोनों में फर्क है। वारंटी में सिर्फ जो डैमेज होता है वो रिपेयर करके देते हैं, गारंटी में मतलब पूरा पार्ट रिप्लेस करके देते हैं या पूरा चीज रिप्लेस करके देते हैं। तो इन चीजों के लिए भी कंपनी को प्रोविजन करना पड़ेगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन शुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब आपका एस्टिमेट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इट शुड बी मेजर्ड बिफोर टैक्स। सारे अनसर्टनिटीज जो आपको कवर करते हैं उसको भी कंसीडर करना चाहिए। फिर प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट्स इवन इफ क्लोजली लिंक विद द प्रोविजन शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। समझो आप कोई चीज का प्रोविजन कर रहे हो, मतलब कोई खर्चे के लिए आप प्रोविजन कर रहे हो, लेकिन आपने उस पीरियड के दरमियान कुछ असेट बेचा, उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो आप अपने प्रोविजन के साथ प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर सकते। प्रोविजन अलग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अलग। फ्यूचर इवेंट्स प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सिंपल में बता देता हूँ। समझो आपने 100 रुपये का प्रोविजन किया कि मुझे 100 रुपया भरने का आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि आपको वो 100 रुपया भरने के पीछे आपको कुछ रिकवरी भी होने वाली है। रिकवरी मतलब आपको 100 रुपया भरना है लेकिन आपको 30 रुपीज रिकवर भी होने वाले। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। समझो कंपनी वॉशिंग पाउडर बनाती है, कंपनी क्या बोलती है कि कुछ भी यूज करते वक्त डैमेज हुआ कस्टमर्स को तो 30% मेरे साइड से रिकवरी होगी, मतलब मैं बेयर करूंगी। तो एक वॉशिंग कंपनी है,
XYZ लिमिटेड जो वॉशिंग पाउडर बनाती है, वो ABC कंपनी लिमिटेड को वॉशिंग पाउडर बेचती है और ABC लिमिटेड कस्टमर को बेचता है। तो ABC लिमिटेड कस्टमर को क्या बोलता है कि कुछ भी डैमेज हुआ यूज करते करते तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी विल रीइंबर्स whatever loss you have incurred. In short, समझो हम कस्टमर्स को वॉशिंग पाउडर यूज करते करते कुछ दिक्कत आई, कुछ डैमेज हुआ, हाथ में कुछ जल गया या कुछ ऐसे स्क्रैचेस आ गए, तो नाउ इन दिस केस कस्टमर किसको जानता है? ABC लिमिटेड को। तो कस्टमर किसके पास आएगा? ABC लिमिटेड के पास। तो ABC लिमिटेड पूरा 100 रुपीज का जो भी लॉस हुआ है वो बेयर करेगी, मतलब पे कर देगी कस्टमर को। लेकिन ABC लिमिटेड को कितना रिकवर होने वाला है XYZ कंपनी से जिसने मैन्युफैक्चर किया वॉशिंग पाउडर? 30 रुपीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? I created a provision of 100, but I'm going to recover 30 rupees from the manufacturer. So I will create a provision of only 70 rupees, that is net amount. रिव्यू करते रहना चाहिए हर साल, प्रोविजन प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट है तो। फिर आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? प्रोविजन हमेशा P&L में दिखाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। नाउ एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज। आप जो भी प्रोविजन करते हो उसको सारे के सारे प्रोविजन को डिस्क्लोज कीजिए कि हमने इन चीजों का प्रोविजन किया है। Now, what is contingent liability? Contingent liability is a possible obligation, guys. प्रोविजन क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? पॉसिबल एप्लीकेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, wholly not wholly within the control of the enterprise. So contingent liability possible obligation है arising from past events. The occurrence or non occurrence is not confirmed, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है। सो कंटीजेंट लायबिलिटी का पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोलोगे एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एग्जिस्टेंस कैसे कंफर्म होगा? ओनली ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, और फ्यूचर इवेंट एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है वो बोल रहे हैं। ऑब्लिगेशन इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज नॉट प्रोबेबल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबल था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नॉट प्रोबेबल है। लेट्स गो अहेड। यहाँ एक डिस्टिंग्विश दिख रहा है आपको पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट से आता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट से आता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ऑब्लिगेशन कंफर्म होगा ओनली बाय द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका है। सो आई होप पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या समझा आपको। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किसका होता है? जो ऑलरेडी हो चुका है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन कंटीजेंट लायबिलिटी को बोलेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और जो लायबिलिटी है उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। मैं वापस आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ। कंटीजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसका अकरेंस नॉन अकरेंस अपने को पता नहीं है, फ्यूचर में होता है, वो अनसर्टन है और अपने कंट्रोल में नहीं है, बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है। बट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने ही वाला है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबल होता है, दैट इज मोर लाइकली टू अकर। Now what is contingent asset? Contingent is the possible asset that arises from past events. Again, contingent asset is a possible asset that arises from past events. The existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events, not only within the control of the enterprise. Guys, contingent liability contingent asset कैसे याद रखने का पता है? दो contingent liability क्या? Possible obligation that arises from past events, the occurrence of which is not confirmed. It will be confirmed only by the happening or non-happening of future uncertain event, not only within the control of the enterprise. और contingent asset क्या है? It is a possible asset arising from past events. The happening or non-happening is not confirmed. It will be confirmed only by the future occurrence, which is totally not within the control of the enterprise. Now, ये एस किसको किसको एप्लीकेबल है? गाइस, मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की पूरा एस विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आया। अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से वीडियोस को देखिए, लेकिन एक पार्ट में डिस्कस कर ये एस किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं। फिर ये क्या है? एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आइदर पार्टीज हैव परफॉर्म पार्शियल ऑब्लिगेशंस और बोथ पार्टीज हैव नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस। इंश्योरेंस एंटरप्राइज उसको इंश्योरेंस एक्ट कवर करता है, IRDA, एंड जो दूसरे एएस कवर करते हैं जैसे AS7, AS22, AS19, AS15, तो फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको कवर नहीं करता है। गाइस, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, यू हैव गॉट द मैक्सिमम नॉलेज आउट ऑफ दिस वीडियो ऑन AS29। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही समरी वीडियोस आते रहेंगे, लॉन्ग वीडियोस भी आ सकते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और
keep on watching the videos and keep on studying and keep on revising properly. That's it. Thank you.